Good morning, students. I am Simmi Alang, your physics teacher. We are doing our unit 2, that is kinematics. Kinematics के first chapter जो है हमारा motion in straight line, that we have already done. Yesterday we have started the next chapter, that is the motion in plane, or you can say the vector. और previous video में हमने different types of vectors जो हैं वो study किए थे. So we will continue our topics of the second chapter of unit 2. So today the first topic is position vector and displacement vector in a plane. ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम अंडरस्टैंड करेंगे. यहाँ पर मैंने ये ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है, और ये पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर शो किए हैं. लेकिन सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि पोजीशन वेक्टर जो है वो क्या होता है. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि किसी बॉडी की मैंने पोजीशन को मैंने लोकेट करना है, लेट अस कंसीडर ये ओ ओरिजिन है और बॉडी जो है एट ए सर्टेन टाइम टी बॉडी यहाँ ए पोजीशन पर पहुँच जाता है. ठीक है, एट एनी इंस्टेंट टी टाइम पर. तो यहाँ पर ओ से लेकर ए तक जो उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे एक टूल की ज़रूरत है जिससे मैं उसकी पोजीशन को लोकेट कर सकूँ. तो मैंने कहा कि एक्स जो है, x एक ऐसा वेक्टर होगा जो मुझे इसकी पोजीशन को बताएगा. ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मोशन में नहीं, अगर कोई बॉडी जो है वो प्लेन में मूव कर रही है, प्लेन का मतलब ये होता है जब बॉडी जो है वो 2 डायमेंशन में हो, व्हेन द बॉडी इज इन 2 डायमेंशन, जब मूव कर रही हो 2 डायमेंशन में. ठीक है, अलॉन्ग फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्स एंड वाई, एक्स वाई प्लेन मैंने यहाँ पर लिया है. सो इन दिस केस तो ऐसा वेक्टर जो कि हम ड्रॉ करें ओरिजिन से टू द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर. ठीक है, जो वेक्टर जो है किसी हम उसको ओरिजिन से उस पार्टिकल की पोजीशन तक हम उसको लोकेट करें तो उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं. वो हमें बॉडी की पोजीशन बताता है एट ए सर्टेन टाइम. फॉर एग्जाम्पल इफ़ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी लेट इट बी एट ए, तो ए पॉइंट पर अगर है तो ओ ए जो है वो क्या बता रहा है, उसकी पोजीशन को लोकेट कर रहा है. तो ओ ए हम क्या कहेंगे, ओ ए क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है इस ऑब्जेक्ट का एट पॉइंट ए पर. ठीक है, लेट अस कंसीडर टाइम टी डैश, कुछ टाइम के बाद जो है या टी डैश टाइम पर ऑब्जेक्ट जो है वो अब किस पोजीशन पे चला गया, बी पोजीशन पे चला गया. तो अब इस केस में अब बी की पोजीशन हम कैसे बताएंगे, ओरिजिन से किस पोजीशन पर है, अब वो बी पोजीशन पर है. तो कौन सा वेक्टर जो हमें बताएगा, उसका पोजीशन वेक्टर बताएगा. तो अब ओ बी जो है वो पोजीशन वेक्टर बन गया जो कि हमें टाइम टी डैश पर उसकी पोजीशन को बता रहा है. ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं एक वेक्टर ड्रॉ करती हूँ ए टू बी, मीन्स जो ये पोजीशन जो हमारा पोजीशन वेक्टर ओ ए था उसकी टेल से, ठीक है, वेयर टेल और द इनिशियल पोजीशन इज एट ए, जो इस वेक्टर का जो टेल या जो इनिशियल पोजीशन है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसे टेल कहते हैं, और ये हेड होता है. ठीक है, या टिप कहते हैं. तो इसका जो ये टेल है वो किस पॉइंट पर है, ए पर है, और इसकी जो टिप है वो किस पॉइंट पर है, बी पॉइंट पर है. मीन्स पार्टिकल जो है वो ए से बी डिस्प्लेस हुआ है. तो इस वेक्टर को क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे. किस टाइम इंटरवल में उसने पोजीशन चेंज की, टी डैश माइनस टी में. तो इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो इसकी डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की हम लर्न करेंगे. इट इज़ दैट वेक्टर विच टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज़ चेंज इट्स पोजीशन इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. तो ये वो वेक्टर होता है जो कि हमें ये बताता है कि कितना बॉडी डिस्प्लेस कर रही है और किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रही है, मतलब अपनी पोजीशन को किस डायरेक्शन में वो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है उस गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में. तो उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर. अब अगर हम किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा. सिंपल है, अगर आप किसी भी वेक्टर ए को, फॉर एग्जाम्पल आपने उसको रियल नंबर एन के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो एक नया वेक्टर बन जाएगा, उस वेक्टर में चेंज आ जाएगा और वो वेक्टर जो है वो किसके इक्वल होगा, एन इंटू ए. सो वी गेट न्यू वेक्टर दैट इज एन ए.
सो इट्स मैग्नीट्यूड विल बिकम n टाइम्स अ मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। जब आप किसी वेक्टर को एक रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो जाएगा। वो कैसे चेंज हो जाएगा? उसका मैग्नीट्यूड n टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। और उसकी जो डायरेक्शन है वो सेम होगी या अपोजिट होगी, डिपेंड करता है कि जो नंबर जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि रियल नंबर में पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक रियल नंबर पॉजिटिव नंबर लिया है तो n के साथ मल्टीप्लाई किया तो NA वेक्टर हो गया, और अगर आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो दैट विल बिकम नेगेटिव ऑफ दैट वेक्टर, और साथ में हमने क्या कर दिया, उसका मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज कर दिया, रेज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई वेक्टर A वेक्टर है, ठीक है, और आप उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पर मैंने क्या लिया है, यहाँ पर मैंने n जो है वो 2 लिया है, ठीक है, या मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाया है 2 के साथ, तो ये वेक्टर हमारा बन गया 2A, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं जो मैग्नीट्यूड डबल हो गया, तो इसलिए मैंने वेक्टर को भी डबल कर दिए हैं, इसकी लेंथ हमने डबल कर दी। लेंथ ऑफ वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड को शो करता है, ये मैंने आपको कल बताया था। अगर आपके पास न्यू एक सेकेंड एग्जाम्पल हम कंसीडर कर रहे हैं, अगर आपके पास वेक्टर है A और उसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ यहाँ पर -2 से, ठीक है, तो रियल नंबर या नेगेटिव लिया है तो हमारा वेक्टर जो है वो डबल हो गया, लेंथ मैंने डबल की है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई, ठीक है। तो ये जस्ट था कि अगर आप किसी वेक्टर को रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो व्हाट विल बी द चेंज। यहाँ पर एक नोट मैंने यहाँ मेंशन किया है कि अगर n की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि रियल नंबर में 0 भी आता है, अगर n की वैल्यू 0 होती है और आप किसी वेक्टर को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 वेक्टर आ जाएगा, ओके, जिसे हम नल वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। अब नल वेक्टर जो है इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज 0 वेक्टर। तो बेसिकली क्या है, ये वो वेक्टर है जिसका ना तो कोई मैग्नीट्यूड है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, और इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। इसका बेसिकली हम जब आगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स जब हम करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट करेंगे, वहाँ पर जस्ट इसके यूज़ होते हैं। इसका कोई देयर इज़ नो सेंस ऑफ दिस नल वेक्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर, कि अगर आप किसी वेक्टर को स्केलर मीन्स जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो, ठीक है, एक आप यहाँ पर किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ जब आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तो था नंबर, यहाँ नंबर रियल नंबर 1 2 3 4 5 जो भी आपके पास नंबर्स हैं यहाँ वो बात हो रही है, लेकिन यहाँ कोई भी स्केलर क्वांटिटी हो सकती है। स्केलर क्वांटिटीज जैसे यू हैव दैट मास, ठीक है, एंड स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस। तो ये जो हमारी ये क्वांटिटीज़ हैं, जैसे टाइम है, ये हमारी कैसी थी, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। तो अगर आप किसी वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, इट्स वेक्टर बिकम्स अ न्यू वेक्टर, वो वेक्टर एक नया वेक्टर बन जाएगा s इंटू ए, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो स्केलर नंबर जो स्केलर होगा उसके साथ उसका मैग्नीट्यूड s टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इट एक्ट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए, उसकी डायरेक्शन जो है वही रहेगी जो पहले वाले वेक्टर की थी, ठीक है, पर उसके जो यूनिट होंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे, अब यूनिट चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने 9th क्लास में मोमेंटम के बारे में स्टडी किया था। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ पर मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैंने यहाँ एग्जांपल के तौर पे लिया कि लेट अस कंसीडर मास 2 kg है और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। डायरेक्शन मैंने बता दी ड्यू ईस्ट। तो मोमेंटम जो है वो मास इंटू वेलोसिटी है, 2 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। तो हमारे पास ये क्या आ गया, दैट मोमेंटम इज 20 kg मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। तो न्यू वेक्टर जो हमारे पास ये आया है दिस विच इज़ इक्वल टू द, यहाँ पर हमने वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन जो है वो सेम है, और आप यूनिट देखें, यूनिट जो है वो चेंज हो चुके हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। आप यू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूला, फॉर एग्जांपल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जब आपने 9th क्लास में ये फॉर्मूला भी किया, और क्लास 11 में भी हम ये स्टडी करेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर ये देखें कि फोर्स जो है वो किसके इक्वल है, किसी स्केलर क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास नया वेक्टर आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ अ
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अभी तो हम क्या कर रहे थे, किसी वेक्टर के ऊपर या तो हम किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे या वेक्टर को हम किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ हमने मल्टीप्लाई किया था। लेकिन स्टूडेंट्स अब बात आएगी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की वेक्टर्स के बारे में। अब यहाँ पर जब वेक्टर क्वांटिटीज़ के साथ जब हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ हम सिंपल अलजेब्रिक फार्मूलाज नहीं अप्लाई कर सकते, हम सिंपल उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर की हम फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर किसी भी दो या उससे ज़्यादा, टू और मोर वेक्टर is defined as that single vector which produce the same effect as is produced by individual vectors together। कि अगर दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स जो हैं वो सब मिलकर जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हटाकर अगर एक वेक्टर अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो वो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा दैट सिंगल वेक्टर इज़ नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम एक कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर हमने एक फोर्स लगाया F1 फोर्स लगाया, ठीक है, और एक फोर्स लगाया हमने F2 फोर्स लगाया। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि F1 प्लस F2 दोनों फोर्सेस की बजाय मैं एक सिंगल फोर्स लगाती हूँ जो कि जितना इफेक्ट ये दोनों अलग अलग लगा के प्रोड्यूस होगा उतना ही सिंगल इफेक्ट जो है वो एक सिंगल वैल्यू से हमारे पास अगर काम चल जाए तो वो जो है वो क्या होगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट ये बता रहे हैं कि एक सिंगल वेक्टर जो कि दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स का इफेक्ट को शो करे, एक सिंगल वेक्टर, ठीक है, सेम इफेक्ट शो करे जो कि वो अलग अलग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस वेक्टर को हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर को थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करेंगे जब यहाँ पर हम एडिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वेक्टर एडिशन बाय ज्योमेट्रिकल मेथड, तो ज्योमेट्रिकल मेथड यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे आप टू या मोर वेक्टर्स को ऐड करेंगे। तो बेसिकली हमें जनरल रूल जो है वो अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, कि आप वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। It states that the vectors to be added are arranged in such a way that the head of the first vector coincides with the tail of the second vector। आपने क्या करना है कि अगर किसी दो वेक्टर को आप या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को जब आप ऐड कर रहे हो तो हमने क्या करना है कि जो हेड होगा फर्स्ट वेक्टर का जो हेड होगा वो कोइंसाइड करना चाहिए विद द टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर whose head coincides with the tail of the third vector and so on। ठीक है, तो एक के पीछे एक, मतलब हमने क्या करना है, अगर आपके पास ये वेक्टर है, ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इनको जब हम ऐड करेंगे ए प्लस बी करेंगे यहाँ पर, तो हमें क्या करना है, इसका जो ये एरो है और इसका जो ये पीछे, जैसे ये हमारे पास बी वेक्टर हो गया और ये हमारे पास ए वेक्टर हो गया। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज़ ए वेक्टर एंड दिस इज़ बी वेक्टर। ये हमारा करेक्ट है क्योंकि ए में हम बी को प्लस कर रहे हैं। आंसर तो सेम ही आएगा लेकिन जस्ट स्टेप्स जो हैं वो हमारे यहाँ डिफरेंट हो गए। ठीक है, तो बेसिकली ये हमने ए में बी को प्लस किया, ये ए वेक्टर लिखा, फिर उसके अंदर हमने इसका जो ये हेड था, इसका हेड था वो इसकी टेल के साथ हमने मर्ज कर दिया। तो ये हमारे पास जो नया वेक्टर बनेगा वो क्या होगा, न्यू वेक्टर होगा। ठीक है, ऐसे अगर थर्ड वेक्टर को भी हम ऐड कर सकते थे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। ये तो एक जनरल सा रूल बताया कि हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है उसको कोइंसाइड कर देना है सेकेंड वेक्टर के टेल के साथ और ऐसे ही आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में लग रहे हो। ठीक है, दो वेक्टर्स को जिनको आप ऐड कर रहे हो वो सेम डायरेक्शन में हो, या आप ये कह सकते हो कि पैरेलल वेक्टर्स हमने किए थे, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन जो है वो क्या हो, सेम हो और वो आपस में क्या हो, पैरेलल हो। तो यहाँ पर हमने केस लिया, टू वेक्टर्स ले लिए, पैरेलल वेक्टर्स लिए ए एंड बी, ये देखिए इनकी डायरेक्शन जो है वो सेम है। अब ए और बी को जब हमने ऐड करना है तो क्या करेंगे, इस फर्स्ट वेक्टर का जो ये हेड है उसको सेकंड वेक्टर की टेल के साथ, ये वाले इस पॉइंट के साथ हमने इसको क्या कर दिया, कोइंसाइड कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो टोटल होगा, मैंने आगे ये शो किया है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, मतलब एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर आ गया। तो आर वेक्टर किसके इक्वल हो गया, ए प्लस बी के इक्वल हो गया। ठीक है, तो इसको आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मतलब इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल अप्लाई करने के लिए अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि एक पर्सन जो है
वो 2 मीटर मूव करता है ड्यू ईस्ट की तरफ चल रहा है, कितना डिस्टेंस 2 मीटर, ठीक है। फिर आगे कुछ टाइम के बाद फिर उसने कुछ 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया, किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में ही कवर किया। तो मैं कहूँगी बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट उसकी कितनी हुई। तो आप क्या करोगे, 2 मीटर ड्यू ईस्ट, ठीक है, देन अगेन 4 मीटर ड्यू ईस्ट, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो सिंपल क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो क्या आ गया, 6 मीटर ड्यू ईस्ट। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गई। डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पर तो हम सिंपल ऐड कर रहे हैं। ये तो देखो सिंपल हो गया क्योंकि यहाँ डायरेक्शन जो है वो सेम है, सेम डायरेक्शन है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। सेम कंसेप्ट है जैसे हम सिंपल अलजेब्रिकली में भी करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, साथ में हम क्या लिख रहे हैं, डायरेक्शंस भी लिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर 2 वेक्टर्स जो हैं दे आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, 2 वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, या आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर एडिशन ऑफ 2 वेक्टर, यहाँ हम लिखेंगे एडिशन ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। सो हियर यहाँ मैंने एग्जांपल लिया, ए वेक्टर एंड डी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, ए इस तरफ है और बी इस तरफ है, ठीक है। हमें क्या करना है, रूल क्या था, जो फर्स्ट वेक्टर का हेड है वो सेकंड वेक्टर की टेल के साथ कोइंसाइड कर देंगे। तो इसकी टेल ये है, इसको मैंने इसके साथ कोइंसाइड करना है, तो मतलब मैंने इसको एज इट इज़ जो है वो यहाँ रखना है। इसको ऐसे उल्टा करके नहीं रख सकते कि आप सोचो कि इसको ऐसे करके रख दें, उससे क्या होगा, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। हमने बी की डायरेक्शन को चेंज नहीं करना, इसको एज इट इज़ उठाएंगे, ऐसे ही उठाएंगे और इसकी यहाँ पर टिप के साथ जो है वो हम इसको ऐड कर देंगे, यहाँ पर रख दिया, ठीक। अब यहाँ देखो ए वेक्टर इस तरफ है, बी वेक्टर इस तरफ है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, बड़े वाले वेक्टर में से छोटे वाले वेक्टर को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ए में से हम बी को माइनस करेंगे तो हमारे पास वेक्टर जो है वो इस तरफ आएगा, क्योंकि जो वेक्टर बड़ा होगा डायरेक्शन उसी की ही होगी। डायरेक्शन जो रिजल्टेंट वेक्टर की होगी वो किसके इक्वल होगी, वो कौन सी वो होगी, जो बिगर वेक्टर की डायरेक्शन है। तो इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द 2 वेक्टर्स, ठीक है। आपने डिफरेंस निकाल लेना है, उनके मैग्नीट्यूड्स जो हैं दोनों वेक्टर, बड़े वेक्टर में से स्मॉल वेक्टर को माइनस कर देंगे, और डायरेक्शन जो होगी रिजल्टेंट वेक्टर की वो किस डायरेक्शन में होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ बिगर वेक्टर। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो है वेक्टर्स के ऊपर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं वो स्टडी किए। हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में स्टडी किया, देन हमने एडिशन, और जैसे कि यहाँ इसको सब्ट्रैक्शन भी आप कह सकते हैं कि 2 वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बट बेसिकली यहाँ पर ये एडिशन ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने अंडरस्टैंड कर लिया। यहाँ हमने जब वेक्टर्स पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं, तो टुमारो हम यहाँ इसको कंटिन्यू आगे करेंगे। जब 2 वेक्टर जो हैं वो किसी एंगल पर हों तो हम 2 वेक्टर्स को ऐड जो है वो कैसे कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ माई वीडियो, दैट इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑफ चैप्टर 2, दैट इज मोशन इन ए प्लेन, ठीक है। यूनिट 2 का काइनेमेटिक्स का सेकंड चैप्टर मोशन इन प्लेन, ये वीडियो लेक्चर 2 है हमारा। ओके, तो स्टूडेंट्स इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन and subscribe my channel to get my latest videos.